जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि 19 अगस्त 2023 है। उसकी सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें मैं लेकर के आता हूँ डेली करंट अफेयर्स। एक रिवर कवर कर दी जाती है, जो कि एशिया का रिवर अब मैं कवर कर रहा हूँ। साथ ही साथ ग्लोसरी, एडिटोरियल, पीआईबी डाटा और मैप की बैकग्राउंड डिटेल, जो भी एडिटोरियल है उसकी भी बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पे आपको दे दी जाती है। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज के द हिंदू एडिटोरियल में चीजें आई हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करी जाएंगी। आप देख सकते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2022 में पूछे गए हैं, उसकी डिटेलिंग आज आपको मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या था, रोल ऑफ बी सेल और टी सेल्स या ह्यूमन बॉडी में है क्या। तो यहाँ पे यही सारी चीजें बताई जा रही हैं, क्या इसका रोल है। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे देख लेंगे। बी सेल और टी सेल्स ये मेन टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे आंसर 4 जो अगर बात करी जाए, ये है क्या, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी फ्रॉम डिजीजेस कॉज्ड बाय अ पैथोजन। याद रखिएगा, तभी तो कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो ये उसको रेसिस्ट करते हैं। तो इसीलिए ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इन्वायरमेंटल एलर्जेंस जो चीजें हैं ये भी करते हैं, लेकिन एक्यूरेट चीजें ज्यादा नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर इसका 4 हो जाता है। डीएनए बारकोडिंग एक टूल है, ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो क्या है इसका आंसर, सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपको दे दी जाएगी। तो 2 और 3 इज द राइट आंसर। डीएनए बारकोडिंग क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यही चीजें देख ली जाती है। यह एक मेथोडोलॉजी है, मतलब एक प्रोसेस है जिसके द्वारा रेपिडली और एक्यूरेटली यहाँ पे बात करी जा रही है। आइडेंटिफाइंग करता है स्पीसीज बाय सीक्वेंसिंग ए शॉर्ट सेगमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड जीन रीजन कंपेयरिंग इंडिविजुअल सीक्वेंस टू द रेफरेंस डाटाबेस। इसलिए इसका एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इसका उपयोग क्या है, तो आपको बता दें ये आइडेंटिफाई करता है न्यू स्पीसीज को। बार कोडिंग के तहत यहाँ पे बहुत सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है और इसका यूजेज भी बहुत सारा है। तो सेफ्टी असेसमेंट ऑफ फूड भी हो सकता है, जो कि करेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट क्रिप्टिक स्पीसीज की भी हम करते हैं, ये पता लगाने में एलियन और इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में, और पहचान करने में इंडेंजर और थ्रेटन स्पीसीज कौन है। ये लिंकिंग करता है एग और लार्वल स्टेजेस को एडल्ट स्पीसीज से, तभी तो आपको पता चलेगा। मान लीजिए एग है, ये लार्वा है और ये स्पीसीज है कोई, तो तीनों स्टेज पे आपको लिंक करता है, इसलिए ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करी जा सकती हैं। सिक्योर करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर बायो रिसोर्सेज, तो ये भी चीजें हैं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फार्मिंग ग्लोबल मैनेजमेंट प्लान फॉर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, आइडेंटिफाइंग प्लांट लीव्स इवन व्हेन फ्लावर्स और फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल। इनके बिना भी हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर फ्लावर और फ्रूट्स नहीं होते हैं तभी भी। ये पॉलन कलेक्ट करता है और यहाँ पे बॉडी ऑफ द पॉलिनेटिंग एनिमल्स भी यहाँ पे पता लगाया जा सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3 जो कि करेक्ट है आपको बता दें, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे देख ली जाएगी। यहाँ पर ब्लास्फेमी को लेकर के एडिटोरियल आया है। ये ब्लास्फेमी सबसे पहले हम समझेंगे कि होता क्या है। जब हम किसी गॉड, अल्लाह, उनके नाम पर कोई भी चीजें यहाँ पे करते हैं या फिर डेरोगेटरी स्टेटमेंट रखते हैं और उसके लिए पनिशमेंट होती है, किसी भी राष्ट्र को लेकर के स्टेट के द्वारा यहाँ पे चीजें पनिशमेंट करी जाती हैं, वो भगवान के प्रति इन द नेम ऑफ गॉड चीजें अगर चल रही हैं तो वो ब्लास्फेमी है। और कोई भी व्यक्ति डेरोगेटरी स्टेटमेंट देता है तो उस ब्लास्फेमी की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जगह है एक फैसलाबाद, वहां पे ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, अपने शरीयत कानून को मानता है, यानी रिलीजियस जो उसका कुरान है उसको फॉलो करता हुआ मानता है, तो ये शरिया को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। ये इसके कारण यहाँ पे ब्लास्फेमी के केसेस ज्यादा निकल के आते हैं। और भी कई कंट्री हैं मुस्लिम जो ब्लास्फेमी के केसेस निकल के आते हैं। इसी को लेकर के यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं। रिसेंटली जो प्रोटेस्टर हैं वो क्या किए हैं, चर्चेज पे अटैक किए हैं और हाउसेस पे भी अटैक किए हैं, जो वहाँ पे क्रिश्चियन मिनोरिटी है। कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो इसके कारण क्या चीजें ट्रिगर्ड हो गई हैं, तो क्रिश्चियन जो मैन है जरन वाला यहाँ पे
एक जगह है, तो यहाँ पे कुरान को लेकर के बहुत सारे डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिए गए, बहुत सारे इशू कुरान को लेकर के निकला, जिसके कारण यहाँ पे क्या चीजें हुई, तो इस व्यक्ति को गन से शूट आउट कर दिया गया, जिसके कारण ये बलूचिस्तान में ब्लेस्फेमी का केसेस बहुत सारे निकल के आ रहे हैं। फरवरी की ही बात करी जा रही है तो लिंचिंग भी यहाँ पे हुई। यानी लिंचिंग क्या होता है, जो मॉब लिंचिंग की बात करी जाए तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक को टारगेट करते हैं, उसे मार गिराते हैं, तो इसको लिंचिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, तो जो कुरान है का पंजाब वाले क्षेत्र में वहां पे भी बहुत सारे ब्लेस्फेमी के केसेस निकले, और जरन वाला इंसिडेंट जो भी आपको निकला जहाँ पे कई सारे अटैक भी हो रहे हैं। तो इस प्रकार की ब्लेस्फेमी केसेस पाक में हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ की गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं ले पा रही है। यही सारी बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, जिसके कारण क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कई जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, माइनॉरिटी ग्रुप सेफ नहीं फील कर रही है, बहुत सारे मॉब वायलेंसेस भी हो रहे हैं। अब ये सारी चीजें चल रही हैं, तो गवर्नमेंट का क्या रोल हो जाता है। देखिए, गवर्नमेंट जो भी है वहाँ की, वो तो शरिया कानून को ज्यादा प्रिफरेंसेस दे रही है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर हैं उसके आधार पे अगर बात करी जाए तो ब्लेस्फेमी के केस बहुत सारे निकल के आ रहे हैं, और इसको गवर्नमेंट जो है डील नहीं कर पा रही है। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान का मैप, बहुत सारे लोग ये भी लोग नहीं जानते होंगे कि पाकिस्तान में कितने राज्य हैं, जिसे हम प्रोविंसेस बोलते हैं। तो आप देख लीजिए, सिंध इसकी कैपिटल कराची है, बलूचिस्तान इसकी कैपिटल क्वेटा है, पंजाब इसकी कैपिटल लाहौर है, और खैबर पख्तूनख्वा रीजन बहुत फेमस है जिसकी कैपिटल पेशावर है। तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। इस्लामाबाद इसी दोनों जंक्शंस पे चीजें बसी हुई हैं। अब क्या बातें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे, तो बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली इस प्रकार के केसेस निकल के आए जो आपको पता होना चाहिए। अब ये प्यारी यहाँ से अपनी इंडिया है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये अपना प्यारा इंडिया, ये सारे बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद जो की बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, रिसर्च और सिक्योरिटी यहाँ पे स्टडी हुई है कि 89 पाकिस्तानी यहाँ पे, जिनको उनमें से 18 वुमेन थी, यहाँ पे क्या चीजें निकल के आई, तो 1947 से इतने लोगों को यहाँ पे डेथ पेनाल्टी देती हुई नजर आई, जबकि 1450 के आसपास बात करी जा रही है। एक्यूजेशंस यानी आरोप लगे हैं ब्लेस्फेमी के। सिविल सोसाइटी ग्रुप भी बहुत हद तक इंटरवेंशंस कर रही है, इंटरनेशनल राइट इंटरवेंशंस कर रही है, पाकिस्तान की जुडिशरी भी इवेन इंटरवेंशंस कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्लेस्फेमी का जो मिसयूज है वो होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे सीधे सीधे फांसी पे टांग दी जा रही है, डेथ पेनाल्टी दे दी जा रही है। तो क्या ये पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान का, वो इस प्रकार की चीजों को क्या पनपा रहा है? क्या ब्लेस्फेमी कहीं ना कहीं यहाँ पे रेगुलेट नहीं करनी चाहिए? अगर इस प्रकार की मॉब लिंचिंग हो रही है तो क्या रोकने की जरूरत नहीं है? तो केसेस क्यों इतने ज्यादा निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो वायलेंस है वो अभी भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि क्रिटिसिज्म कई सारे जगहों पे करी जा रही है पाकिस्तान को लेकर के कि इनके जो प्रोफेट की फैमिली मेंबर हैं उनको लेकर के लोग अगर कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी क्रिटिकल आर्गूमेंट देते हैं, तो ये सीधे ब्लेस्फेमी का चीजें लगा करके उनको डेथ पेनाल्टी कंसीडर कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे यही बोला गया है, मिस यूज ऑफ द लॉ बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट भी निकल के आ रहे हैं और एम्पावर किया जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पे इस्लामिक कंट्री में। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में इस प्रकार की चीजें सपोर्ट करी जा रही है। कोलोनियल ओरिजिन इसका है, यानी जब ये पाकिस्तान का निर्माण हुआ तब से ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। मॉडर्न आधार पे यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान अगर इस प्रकार से रिलीजन को फॉलो करता हुआ चला तो बहुत सारी जगहों पे पिछड़ता हुआ चला जाएगा और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेशंस इससे ऊपर निकल के आएंगे। तो कमिटमेंट होना चाहिए कि किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियोज इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और साथ ही साथ जो शेयर वाली चीजें हैं, अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियोज शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
LK99 ये क्या है? LK99 तो ये ली की 99, दो पर्सनालिटी हैं, एक पर्सनालिटी ली, दो पर्सनालिटी की, तो ये दोनों पर्सनालिटी मिलके एक ऐसा यहाँ पे मटेरियल का निर्माण किए हैं जो कि विश्व को यहाँ पे आश्चर्यचकित करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इस पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, रेज कर रहे हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे कंफ्यूजन भी है, वो सारी डिटेलिंग देखेंगे। सबसे पहले यही मालूम कर लें कि LK99 है क्या। तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है देश की वो क्या कर रही है, तो जो मटेरियल जो कि LK99 बोला गया है, यह इसको रूम टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एम्बिएंट प्रेशर सुपर कंडक्टर, तो ये एक प्रकार से सुपर कंडक्टर इसको बोला जा रहा है LK99 को, जो कि आपको क्या करेगा, जो भी प्रोडक्शंस होगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की बात करी जाए तो जो बीच में लॉस होती है ना एनर्जी, वो लॉस नहीं होगी, यहाँ पे नो रेसिस्टेंस। यही एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बहुत सारे बिजली की बचत भी हो जाएगी, केवल बिजली की नहीं, बहुत सारे चीजों में इसका उपयोग होगा आपके, क्योंकि सेमीकंडक्टर की बात करी जा रही है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इसका उपयोग होगा और बड़े बड़े चीजों में भी उपयोग हो सकता है, तो इसका वास्ट उपयोग है। लेकिन बात करी जा रही है साउथ कोरियन के जो दो साइंटिस्ट हैं ली एंड की, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो ये 1999 में इसकी शुरुआत करी गई थी रिसर्च की, और आज जाकर के इसको पाया गया है, इसीलिए इसका नाम ली LK99 पड़ा हुआ है। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। तो साइंटिस्टों का मुद्दा देखेंगे कि आखिर में जो चीजें आई है ना वो है क्या, वही सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट भी हैं जो यहाँ पे वर्क किए हैं, वेरीफाई किए हैं और क्लेम कर रहे हैं क्या, कि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है और जिसको उपयोग हम लोग बहुत सारी चीजों पे कर सकते हैं। इसका सिंपल कंपोजिशंस है, यहाँ पे ये चीजें शेयर भी करी गई हैं कि हम लोग इसका निर्माण किस प्रकार से किए हैं, लेकिन जो मटेरियल है ना वो यहाँ पे शेयर नहीं किया गया है, प्रोसीजर शेयर किया गया है। तो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं ये डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो तो अलग बात हो गई, वो उनको लेना भी चाहिए अगर वो इसका निर्माण किए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, बहुत सारे हाइप और मिस इन्फॉर्मेशन भी इरप्ट हो रहे हैं, रिलीज हो रहा है मार्केट में कि ये चीजें कहीं ना कहीं रियल नहीं है बल्कि फेक भी चीजें हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं किसके बीच, साइंटिस्ट के बीच। तो यहाँ पे साउथ कोरिया के जो साइंटिस्ट हैं LK, जिसको नाम मैं अभी आपको बताया जिनका, तो यहाँ पे जनरल में क्लेम किए हैं या नहीं, जो भी न्यूज है उसमें ये चीजें डाली गई हैं और ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है कि इसके बारे में जानने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर क्या निकल के आ रही हैं, जो ये मटेरियल है LK99, ये मटेरियल का यूजेस ना बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड की नजर इस मटेरियल पे भी है। अब अगर बात करी जाए सुपर कंडक्टर की, तो क्या यह सच में सुपर कंडक्टर की तरह यूज किया जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो इस चीज को लेकर के बहुत सारे साइंटिस्टों में क्या है, कंफ्यूजन भी है कि ये सच है या फेक है या फिर ऐसे ही बताया जा रहा है, बहुत सारे मुद्दों पे कंफ्यूजन है। ये वही मटेरियल है जिसको 1999 से लेकर के अब तक इस पे रिसर्च चल रहा था और इस पे सफलता पाई गई है। यही मटेरियल बातें बोली जा रही हैं, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये कहीं ना कहीं साउथ कोरिया पे ही लद गई है कि आप प्रूफ तो करिए पहले कि जो आपने सुपर कंडक्टर बोल रहे हैं जिसको, वो एक्चुअली में एक्टिवेट है और ये कार्य भी करता है, इसका यूजेस भी है। तो इस प्रकार की चीजें बोली जा रही हैं कि अगर ऐसी चीजें हैं कोई तो हमें इसके बारे में बताइए, दिखाइए, ये सारी चीजें बोली जा रही हैं। ऑनलाइन क्या चीजें बताई जा रही हैं, तो ऑनलाइन डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहे हैं, यानी लोगों तक इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो रियल टाइम क्राउड है ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन की, जैसे कि यानी जो रिसर्च आप किए हैं उसका रियल टाइम चीजें यहाँ पे आप डिस्क्लोज करिए, क्योंकि अगर आप सच में यहाँ पे साइंटिस्ट लोग मिलकर के कोई चीजें डेवलप किए हैं, कोई मटेरियल का निर्माण किए हैं, तो वो पता होना चाहिए। ओपन साइंस कॉम्पिटिशन्स की बात करी जा रही है कि कम से कम लोगों को पता हो और यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आप डेवलप किए हैं तो मार्केट में आइए, तभी जाकर के चीजें यहाँ पे हुई। तो आपको ये चीजें बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सुपर कंडक्टर का हम सभी लोग यूजेज जानते हैं, गैजेट में, मोबाइल में, लैपटॉप्स में, मशीन्स में किस प्रकार से यूजेज होंगी अगर वो
लॉस नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर भी हीट नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो ये अगर हम उपयोग करेंगे इस सुपर कंडक्टर का तो बहुत वास्ट तरीके से एनर्जी की सेविंग भी हो सकती है और इसका यूजेज जो है बहुत विशाल है, कोई लिमिटेड यूज नहीं है। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। LK99 क्या है, कौन डेवलप किया है, क्यों न्यूज में चल रही है, क्या क्या लूप होल्स इसमें आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जीडीपी और जीडीपी को देखा जाएगा तो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट और जीडीपी जॉब डाटा प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में यहाँ पे चीजें निकल के आई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वो सारी चीजें देखा जाएगा। यूनियन फिनांस मिनिस्टर भारत की कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। ये यहाँ पे अभी बताई है कि इंडिया की जो जीडीपी है ना वो डबल डिजिट में ग्रो कर रही है और इंडियन की इकोनॉमी की बात करी जाए तो फास्टेस्ट चल रही है। जो हाईलाइट कर रहा है क्या रिपोर्ट, यहाँ पे हर प्रकार के इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF और मॉर्गन स्टैनले, ये लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे चीजों को बताते हुए चल रहे हैं कि किस प्रकार से इंडिया डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मर यूनियन फिनांस मिनिस्टर जिनका क्या नाम है चिदम्बरम साहब, इन्होंने सीतारमण को काउंटर करते हुए कहा कि जीडीपी ग्रोथ जो कि यूपीए के गवर्नमेंट में ज्यादा थी, ये चीजें याद रखिएगा। तो प्रत्यारोपण चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप चल रहा है। हमारे समय में जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो सही चल रही थी, आपके समय में जो जॉब की ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो गई है। तो यही चीजें बोल रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करी जा रही है एक रिनाउंस इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन सुब्रमण्यम स्वामी जी, तो ये भी इस प्रकार की चीजों को क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि इकोनॉमी सही डायरेक्शंस में नहीं चल रही है। सही प्रकार से यहाँ पे लोगों को क्या क्रेडिट देने की जरूरत है ताकि वो लोग अपने बिजनेस को आगे ले जा सकें और तब जाकर के ग्रोथ नया निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी अगर नहीं दी जाएगी किसको, तो जो भी लोअर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ये क्लास को अगर नहीं दी जाएगी तो ग्रोथ नहीं निकल के आएगी। ऐसा तो है नहीं कि हम एक विचित्र यानी टाइकून या कैपिटलिस्ट क्लास को ही ऊपर लेकर के जाना है, जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसको वहीं पे छोड़ देना है। तो ग्रोथ निकल के नहीं आएगी, बढ़ जाएगी क्या, गैप्स बढ़ जाएगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है। तो यही चीजें बोली जा रही हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसे मनरेगा बोला जाता है, यहाँ पे ये स्कीम के बारे में मैं बैकग्राउंड डिटेलिंग दूंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए बैकग्राउंड डिटेलिंग बन जाता है। क्या बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे, मनरेगा में जो है बहुत सारे लोगों की डिमांड बढ़ गई है अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट के दौरान। यहाँ पे तो क्या दर्शा रहा है, इसमें डिमांड बढ़ रहा है, इसमें यही चीजें दर्शा रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो जॉब ओरिएंटेड चीज है सही मायने में फॉर्मल, वो चीजें डेवलप नहीं हो पा रही है, इसीलिए यहाँ पर जाकर के जॉब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर इसको कंसीडर करेंगे तो इसको किस प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी जो डेवलपमेंट हो रही है MG नरेगा में भी डेवलपमेंट होती जा रही है क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है। MG नरेगा की बैकग्राउंड डिटेलिंग देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 2005 में ये चीजें आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना। इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, यहाँ पे इसका उद्देश्य है कि ये गारंटी देगी राइट टू वर्क। राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट कितने पार्ट से कितने पार्ट में आता है, तो थर्ड पार्ट में आता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 12 से 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स आता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यही है यहाँ पे, राइट टू वर्क किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखें। 23 अगस्त 2005 को यहाँ पे पास किया जाता है यूपीए गवर्नमेंट के अंतर्गत। उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह होते हैं और मिनिस्टर की बात करी जाए रूरल डेवलपमेंट, रघुवंश प्रसाद जी यहाँ पे मिनिस्टर होते हैं। क्या उद्देश्य है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो लोगों की लिवलीहुड को सिक्योर करेगा, यानी जीविका को सिक्योर करेगा रूरल एरिया में, और 100 डे के आसपास यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रदान करेगा। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे वुमेन को 1/3 जॉब की गारंटी दी गई है MG नरेगा के अंतर्गत, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये एक ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करने के लिए चीजें लाई गई थी, जैसे कि रोड, कैनाल्स, पोंड, वेल, कुएं, इस प्रकार की चीजें आपके विलेज एरिया में होनी चाहिए, ताकि कम से कम एक ड्यूरेबल एसेट हो, लंबे समय तक उसको एसेट के रूप में इस्तेमाल हो। जो भी लोग डिमांड करेंगे मुझे जॉब चाहिए, एमजी नरेगा के अंतर्गत 5 किलोमीटर के अंतर्गत ही उनको जॉब देने की बातें बोली गई हैं। और विद इन 15 डेज अप्लाइंग, यानी जब व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति है ए, तो यहाँ पे डिमांड कर रहा है, तो उसको 15 दिन के अंदर ही जॉब मिलनी चाहिए, नहीं तो उसको अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी चीजें याद रखिएगा। पहली बार प्रपोज किया गया था 1991 में पीवी नरसिंहा के द्वारा, लेकिन सफल नहीं हुई। एमजी नरेगा इम्प्लीमेंटेड मेनली बाई ग्राम पंचायत, तो इसको ग्राम पंचायत के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक्ट कब शुरू हुआ था? तो 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था। एक्ट कब आया था? तो 2005 में। शुरू कब हुआ था? 2006 में 2 फरवरी। और इसका नाम बदलकर एमजी नरेगा कब कर दिया गया था? पहले नरेगा था, याद रखिएगा, तो इसको एमजी जोड़ दिया गया महात्मा गांधी से, तो ये 2 अक्टूबर 2009 में ये चीजें किया गया, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो 80% जो वर्कर है एमजी नरेगा में वो ऑपरेस्ट क्लास यानी दलित, ट्राइबल, बैकवर्ड क्लास से आते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फोकस करने वाली बातें क्या है? तो जो जॉब की इंटेंसिटी है, इकोनॉमिक इंटेंसिटी, तो ये कहीं ना कहीं हेडलाइन इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ को दिखाती हुई नजर आ रही है। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है यहाँ पे बात करी जाए तो हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे क्या चीजें चेंज कर रही हैं? तो हेडलाइन का मतलब है टोटल इकोनॉमी की जब बातें कंसीडर कर रहे हैं तो हेडलाइन टर्म आ जाता है। हमारा अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए तो ये भी बहुत ज्यादा कम है। टैक्स पेयर मनी की बात करी जा रही है तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनी इसको नजर आ रही हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक चिप इसमें मार्केट में इंटर करता हुआ नजर आ रहा है। भारत के बहुत सारे कंपनी भी हैं यहाँ पे अपने फील्ड में यहाँ पे हाथ डालते हुए नजर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है? तो डिफेंस के फील्ड में डिप्लोमेसी यहाँ पे चल रही है, किस प्रकार से अपने इकोनॉमी को लेकर के आगे चला जाए, सेमीकंडक्टर को किस प्रकार से लेके आ जाए ताकि भारत में यहाँ पे चीजें बने और लोगों को जॉब भी प्रदान किया जाए। लो स्किल्ड वर्कर को भी यहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो कि फॉक्सकॉन, ये कहाँ की कंपनी है? मेरा क्वेश्चन आपसे यही है। तो 10 से 20 तक ये चीजें चली और टोटल नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पे रफली अभी तक सेम ही नजर आए। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जा रही है तो जैसे कि ऑटोमोबाइल, स्टील, सीमेंट, सेमीकंडक्टर, ये क्या लॉस कर चुके हैं? एबिलिटी टू क्रिएट मेनी ऑफ लो स्किल्ड जॉब। तो अगर बात करी जाए लो स्किल्ड जॉब की जो आपके देश में है वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या चीजें दिखा रहा है? हमारे जॉब की कमियों को दिखा रहा है। तो ये चीजें मिलनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। माइंस और मिनरल की बात करी जाए यहाँ पे, जो कि डेवलपमेंट रेगुलेशंस अभी रिसेंटली अमेंडमेंट बिल 2023 में आया है, एमएम में बिल। तो ये क्या करेगा? ये बूस्ट करेगा किसकी इकोनॉमी को? तो ये अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करता हुआ नजर आएगा, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हुए नजर आ रहा है। अब माइंस जो देश में है, खाने जो हैं, जो खान है उसको क्या किया जाएगा? उसको और खुदाई किया जाएगा, वहां से मिनरल निकाला जाएगा, फिर सेल आउट किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, अपने देश में उसका यूजेज भी किया जाएगा, जिसके कारण इकोनॉमी में वृद्धि दिखाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक चिप की अगर बात करी जाए यहाँ पे तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं? जो भी इक्विपमेंट है यहाँ पे, ट्रांजिशंस यहाँ पे चीजें चल रही हैं, और जो भी मिनरल है इंपॉर्टेंट जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ मटेरियल। आपको रेयर अर्थ मटेरियल कई बार मैं पढ़ाया हूँ, वीडियो भी डाला हूँ रेयर अर्थ मटेरियल की, जाकर के खंगोल के देख सकते हैं आप। तो मिनरल यहाँ पे क्या चीजें हैं? तो ये कहीं ना कहीं होल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सप्लाई चेन की यहाँ पे फाउंडेशंस रखती हुई नजर आएंगी, जिसमें चाइना जो है इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें हाथ डालने की जरूरत है, क्योंकि चाइना तीव्र गति से बढ़ेगा तो हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि चाइना हमारा पड़ोसी देश है और वो कभी भी किसी भी रूप से हमसे दांव खेल सकता है। हमारी बहुत सारी चीजें चाइना से आती हैं, वो सीधे सीधे कह सकता है हम आपको एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे, अपने लोगों को बोल सकता है किस रीजन में एक्सपोर्ट हो, किस रीजन में नहीं। जैसे कि अभी यूएसए अपना जो वहां पे
माइक्रॉन कंपनी है चिप बनाने वाली कंपनी, तो उसको सीधे रोक दिया है कि आप चाइना में प्रोडक्ट नहीं भेजिए, जिसके कारण वहां पे एक स्टेप और अब आगे चाइना निकल के आया है, वो अपने ही लोगों को अब इनकरेज करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, हमें भी हाथ डालने की जरूरत है इस फील्ड में। इंडिया क्या है, इंडिया अभी अगर बात करी जाए एक्सप्लोरेशंस की, अपने माइंस मिनरल की, तो 10% भी हम माइंस मिनरल्स नहीं यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाए हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। स्ट्रेटेजिक मिनरल जो है यहाँ पे, उसको यहाँ पे खोजने की जरूरत है। 7,000+ किलोमीटर की यहाँ पे कोस्टल लाइन बाउंड्री है, फिर भी हमारी पोटेंशियल इतनी कम है। इस चीज को बढ़ाने की जरूरत है, माइनिंग को लेकर के आगे करने की जरूरत है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है, ताकि नई नई अपॉर्चुनिटीज, जॉब और इकोनॉमी बढ़ सके। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमें इन्वायरमेंट का भी रक्षा करना होगा, ताकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशंस न हो सके, लेबर का भी और इन्वायरमेंट का भी, ये सारी चीजें जो चलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बातें बोली जा रही है यहाँ पे, तो जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इनके जो नेशन की इकोनॉमिक डिस्कोर्स बताई जा रही है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं एबॉन्डन करते हुए चल रहे हैं। तो क्या है, हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ की बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे। तो जीडीपी ग्रोथ अगर आपको सही से चलानी है, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होनी चाहिए, लोअर मिडिल क्लास की ग्रोथ होनी चाहिए, मिडिल क्लास की ग्रोथ होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ होनी चाहिए, रिसोर्सेज माइनिंग की एक्सप्लोरेशंस होनी चाहिए, यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम होनी चाहिए। तब जाकर के ये चीजें चल पाएंगी और कन्वीनियंट तरीके से यहाँ पे चीजें चल पाएंगी। नहीं तो क्या चीजें चलेंगी, कहीं कहीं चीजों में इश्यू प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ नजर आएगा और स्टैग्नेंट इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। यानी स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या हो गई, यानी ऐसी इकोनॉमी जिसमें क्या है, स्टेबल पोजीशंस पे पहुंच गई है, ना ग्रोथ हो रहा है ना कुछ रुकी हुई है, वो इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी कही जाती है। तो अपनी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपुल के लिए हमें सही प्रकार से ड्राइवर को लेकर के चलना चाहिए कि किस प्रकार से अपनी चीजों को हम लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे क्या कहा है, तो ये सीधे मना किया है कि जो भी पब्लिकेशंस है इसको रोका जाए। तो ये इसको मना कर दिया है, पब्लिकेशंस करी गई है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या, बिहार कास्ट सर्वे, बिहार कास्ट सर्वे अभी रिसेंटली यहाँ पे बिहार कास्ट सर्वे को हाई कोर्ट के द्वारा, याद होगा आपको, मैं बताया था, इन्फॉर्म किया था, यहाँ पे रोक दी गई थी, तो रेसिस्ट कर दी गई थी। लेकिन बाद में हाई कोर्ट क्या किया था कि जो कास्ट सर्वे है उसको अलाउ किया था, हाई कोर्ट ऑफ पटना। तो याद रखिएगा, अब ये पटना से निकल करके ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए और कहें कि इसको जो है बिहार का कास्ट सर्वे को रोक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको स्टे करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए, कास्ट अगर सर्वे नहीं है तो अपने देश में बहुत सारे ऐसे जाति और तबके के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि डाइवर्स कंट्री है अपनी। तो हमें कैसे ये मालूम चलेगा कि कौन सी स्कीम लेकर के आनी चाहिए और किसको ज्यादा बेनिफिट की जरूरत है, किस सेक्शंस को ज्यादा यहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्ट प्रदान करने की जरूरत है। तभी तो स्कीम गवर्नमेंट, सरकार, स्टेट की कोई भी बनाएगी, अगर जानेगी कि मेरे इतने पॉपुलेशंस को यहाँ पे इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत है, तभी तो उस प्रकार की स्कीम बनाएगी। जब ये डाटा ही नहीं रहेगा स्टेट के पास, वो बनाएगी कैसे? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे सीधे सीधे मना करता हुआ नजर आया कि इस पे रोक हम नहीं लगाएंगे, बिहार कास्ट सर्वे ये सही है। मणिपुर का इशू आपको कई दिन में बताया, नागा डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट में 3 लोगों की पुनः हत्या कर दी गई है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बता दिया। कुकी यहाँ पे और मितई 2 ग्रुप में एथनिक वायलेंसेस चल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे पुलिस फोर्स और आर्मी दोनों लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी पीस नहीं बनी हुई है। इस अगर बात करी जाए यहाँ पे जो भी वायलेंसेस चल रहे हैं, यहाँ पे वायलेंसेस की बात करी जाए तो एक मितई ग्रुप है, एक कुकी जो ट्राइब है। ये दोनों ट्राइब के बीच में, एथनिक ट्राइब के बीच में अगर बात करी जाए तो जो अपनी आर्मी है इतनी कैपेबल है कि ये 1 वीक के अंदर, 2 डेज के अंदर यहाँ पे ये चीजें समाप्त कर सकती हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल विल पावर की मैं कमी कहूंगा, जिसके कारण ये चीजें सही तरीके से नहीं हो पा रही हैं। चंद्रयान 3 लैंडर सक्सेसफुली यहाँ पे डी बूस्ट कर रहा है, इसरो ने ऐसी बातें बोली। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, मेरा क्वेश्चन
आपसे यही है, साउथ इंडिया में है बिल्कुल, तो ये सही बात है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अपना चंद्रयान का प्रोपल्सन मॉड्यूल था वो उससे अलग हो गया है। अब यहाँ पे लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करने को तैयार है। तो ये जो ऑर्बिट अभी देख रहे हैं 113 किलोमीटर, 157 किलोमीटर, ये दोनों ऑर्बिट के डिस्टेंसेस हैं। अब इसको इस ऑर्बिट में लेकर के आया जाएगा और यहाँ पे लैंडिंग कराया जाएगा। साउथ पोल में चंद्रमा के इस बार लैंडिंग हो रही है, जो कि इंपॉर्टेंट है अगर सक्सेसफुल हो जाता है भारत के लिए तो लैंडर मॉड्यूल सक्सेसफुली यहाँ पे डिविस्ट कर रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा करते हैं सारी चीजें आपको यहाँ पे जो भी बताया मैं वो क्लियर हो गई होंगी। ये धीरे धीरे जो डिस्टेंस है चंद्रमा से ये कम होता हुआ चला जाएगा और सीधे जाकर के यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग इस बार करेगा। चंद्रयान 1 की बात करी जाए तो 2008 में यहाँ पे डाली गई थी, वो बहुत हद तक सक्सेस हुआ था, लेकिन कंप्लीट सक्सेस वो भी नहीं हुआ था। चंद्रयान 2 की बात करी जाए तो ऑर्बिटर सक्सेस हुआ था, लॉन्चिंग सक्सेस हुआ था, लेकिन लैंडिंग सक्सेस नहीं हुआ था, हार्ड लैंडिंग वहां पे हो गई थी। अब यहाँ पे चंद्रयान 3 की बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी की तरह इसको तैयार किया गया है। देखते हैं अगर सक्सेस हो जाए तो वेल एंड गुड। यहाँ पे सभी लोग आशा करके बैठे हैं कि ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हम भी उम्मीद करते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग इसकी होनी चाहिए, देश तरक्की करनी चाहिए। जापान यहाँ पे और रसिया दोनों में बहुत ज्यादा बनता नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जापान जो है कभी रसिया पे हुकूमत चलाता था, तो याद रखिएगा 1905 के आसपास बहुत सारी कंट्री को जापान अपने चपेटे में लिया था, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल हब बना हुआ था, सुपर पावर के रूप में ये जाना जाता था। तो यहाँ पे जापान वाले क्षेत्र में रसिया के प्लेन स्पॉटेड देखे गए जो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सुसीमा स्ट्रेट यहाँ पे न्यूज में आ गया है, इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग हमको देखना इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है इसी से बनेंगे। तो यहाँ पे सुसीमा स्टेट को देखा जाए जल्दी से, वो कहाँ पे है, तो सुसीमा स्टेट ये चैनल है कोरिया स्टेट में, साउथ कोरिया की बात करी जा रही है, जिसकी कैपिटल सियोल है। तो यहाँ पे कोरिया और जापान के बीच में ये स्टेट पड़ता है, याद रखिएगा सुसीमा स्टेट। अभी आपको अगर दिखाऊं मैं मैप में तो आप देख सकते हैं ये इसी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका जापान हो गया। तो सुसीमा स्टेट ये स्टेट हो गया और आपका ये कोरिया चैनल हो गया, कोरिया कंट्री जिसकी कैपिटल यहाँ पे सियोल हो गई। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो एक कनेक्ट कर रहा है सी ऑफ जापान और येलो सी को और ईस्ट चाइना सी को, ये कनेक्ट भी कर रहा है जापान को, येलो को और ईस्ट चाइना सी को। स्ट्रेट एक चैनल है ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ सुसीमा आइलैंड, सुसीमा आइलैंड भी है उसी के नाम पे, सुसीमा स्ट्रेट पड़ा है। अच्छा, स्ट्रेट किसे कहते हैं, तो अगर ये दो लैंड एरिया है, यहाँ पे सकरा कोई समुद्र का एरिया है, इसे स्ट्रेट बोला जाएगा। जापानीज आइलैंड की बात करी जाए तो यहाँ पे होन्सू, अच्छा जापान आइलैंड का भी क्वेश्चंस कई बार बना है, चलिए उसका भी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको दे ही दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या है, तो जो सुसीमा आइलैंड है विथ जापानीज आइलैंड होन्सू के साथ है, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस बन सकता है अगर इनकी नजर गई तो। सुसीमा आइलैंड होन्सू के साथ है और ये ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में चीजें हैं। कियोसू आइलैंड और गोटू आइलैंड ये टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट पड़ते हैं, यह एक नैरोस्ट और साउथ ईस्ट सिमोनोसीमा आइलैंड के पास पास पड़ता है। स्ट्रेट की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक नेवल बैटल रहा है, यानी युद्ध जो है इसी रीजन में हुआ है। रसिया जापान की वार की अगर बात करें 1905 में, जिसमें रसिया को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जापान के द्वारा। तो जापानी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी उस वक्त, जिसके कारण कई सारे कंट्री पे रूल करी हुई थी। इंडिया में भी जापान आर्मी आ रही थी आपके म्यांमार के तहत, म्यांमार के रास्ते से, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सारी डिटेलिंग यहाँ पे तो मैं दे दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि जापान की डिटेलिंग यहाँ पे अब बन जाती है जानना। जापान आइलैंड की अगर हम बात करें तो यह एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे हम आर्चीपिलागो बोलते हैं। 14,125 आइलैंड है, जिसमें से 260 में लोग रहते हैं। जापान की बात करी जाए तो यहाँ पे लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। ईस्ट एशिया की बात करी जाए 4th लार्जेस्ट है आइलैंड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो 4th नंबर पे आता है आइलैंड नेशन ऑफ द वर्ल्ड और ईस्ट एशिया में लार्जेस्ट कंट्री जानी जाती है।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जैसे नॉर्थ से लेकर के अगर साउथ तक बढ़ा जाए तो हक्काइडो इन द नॉर्थ, हक्काइडो आइलैंड, होन्शु आइलैंड, क्यूशु आइलैंड और शिकोकू आइलैंड, ये सब इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड है। हक्काइडो आइलैंड नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है और सेकेंड लार्जेस्ट मेन लैंड का ये आइलैंड है। होन्शु जो बात करी जा रही है लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेस्ट, यही आइलैंड है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको होन्शु जानना। ये सबसे ज्यादा बड़ा और पॉपुलस आइलैंड है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इसी पे कैपिटल टोक्यो है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। होन्शु कनेक्ट करता है टू द 3 मेन आइलैंड बाय ब्रिजेस एंड टनल, तो ये 3 यहाँ पे आइलैंड से कनेक्ट करने वाला कौन सा आइलैंड है? होन्शु आइलैंड। देखिए जापान के आइलैंड से क्वेश्चन तो कई बार आए हुए हैं, इसलिए बैकग्राउंड डिटेलिंग इतनी अच्छे से मैं दे रहा हूं। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं? कियोसु आइलैंड ये 3rd लार्जेस्ट मेन आइलैंड है और 2nd मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है। शिकोकू आइलैंड स्मॉलेस्ट मेन आइलैंड में जाना जाता है, जो कि किसके किसके बीच है? होन्शु और कियोस्कू के बीच में। अगर मैप की बात करी जाए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं नॉर्थ से लेकर के देखिए साउथ तक ये चीजें आप लगा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हक्काइडो आइलैंड, होन्शु आइलैंड, शिकोकू आइलैंड और कियोसु आइलैंड। तो HHSK यहाँ पे याद रखिएगा, HHSK, हक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, कियोस्कू, HHSK, ये चीजें याद रखिएगा। ये आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, लगाने के लिए कई बार आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगल बगल के चीजों को भी देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे सी ऑफ ओखोत्सक और सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, फिलीपीन सी और पैसिफिक सी। तो पैसिफिक सी नहीं, ओशियन है। तो ये सारी चीजें आपको लोकेशंस के अनुसार यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता है। हक्काइडो आइलैंड नॉर्थ में है। होन्शु आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है जहाँ पे टोक्यो की कैपिटल आपको मिलती है। सिनानो रिवर यहाँ पे बहती हुई नजर आ रही है। माउंट फूजी यहीं पे है जो आपको पता होना चाहिए। लेक बिवा जापान में है, ये आपको पता होना चाहिए। शिकोकू आइलैंड यहाँ पे है और कियोस्कू आइलैंड यहाँ पे है। चारों के चारों आइलैंड जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको बता दिया। राइकुकू आइलैंड यहाँ पे जो कि चाइना का पार्ट है। तो ये सारी चीजें, और बनियान आइलैंड ये भी देखिए, ये भी चाइना का बोनिन आइलैंड पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इजू आर्चिपिलागो और बनिन आर्चिपिलागो। आशा करते हैं जो भी इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया वो आपको क्लियर हो गई होगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शंस में हमें क्वेरी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2400 यहाँ पे हैती वाले रीजन में लोगों की हत्या कर दी गई। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तालिबान यहाँ पे क्या कह रहा है? तो जो वुमेन अपनी फेस को दिखा रही हैं ये कहीं ना कहीं लॉस ऑफ वैल्यू है, इसलिए ये चीजें अलाउ नहीं किया जा रहा है। अनकवर्ड फेस यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये लॉस ऑफ वैल्यू है वुमेन के लिए, इसलिए ये सारी चीजें बोली जा रही हैं। कहाँ पे? तालिबान यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जल्दी से न्यूज और फैक्ट्स देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईसा सिंह और सीवा नरवाल यहाँ पे बाकू चैंपियनशिप में, यहाँ पे जो कि अजरबैजान में हो रहा है, यहाँ पे तो एयर पिस्टल में यहाँ पे गोल्ड जीतते हुए नजर आए। 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, नाम याद रखिएगा। टॉरेंशियल रेन क्या होता है? जब यहाँ पे कोई पहाड़ है तो यहाँ से जो भी चीजें गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जैसे कि जब भी हीट होगी, मॉइस्चर होगी, तो मॉइस्चर ऊपर जाएगा और यहाँ पे कोल्ड होगा। तो जब वार्म होगा तो यहाँ पे हल्का होके ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो कोल्ड होगा। कोल्ड होके क्या होगा? यहाँ पे चीजें सिंक करेगी, जिसके कारण ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे फ्लड आ रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। 10,000 करोड़ के आसपास हिमाचल प्रदेश में लॉसेस भी दिखाई गई। यूनाइटेड मितई पंगल कमेटी यहाँ पे मणिपुर की यहाँ पे ये बताती हुई नजर आ रही है, हम यहाँ पे पूरा ट्राई कर रहे हैं पीस प्रोसेस मणिपुर में बनाने के लिए, लेकिन चीजें हुई नहीं, इसलिए पीएमओ को लेटर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेटर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। एमके स्टालिन सीएम जो हैं कहाँ के हैं? तो आपके तमिलनाडु के सीएम हैं। कच्छातीवी आइलैंड यहाँ पे उसको क्लेम करते हुए नजर आए कि इसको
इंडिया तमिलनाडु में ये चीजें मिला लिया जाए, पहले ये तमिलनाडु की ही पार्ट थी। तो ये आपको रामेश्वरम जो आइलैंड है, रामेश्वरम पंबन ब्रिज आप नाम सुने होंगे, तमिलनाडु जो धनुषकोडी तक कनेक्ट करता है, उससे आगे जाइएगा थोड़ा सा तो ये कच्चतीवी आइलैंड जो कि पहले इंडिया का पार्ट था, लेकिन इसको सौंप दिया गया पुराने प्राइम मिनिस्टर जो थे देश के, वो इनको सौंप दिए किसको, श्रीलंका को। तो इसलिए इसको मांगने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो तमिलनाडु के फिशरमैन है अपनी जीविका यापन कर सकें। ये एक फिश वाला जोन है जिसके कारण यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका विजिट करेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका में ब्रिक का 15वां समिट चलने वाला है, याद रखिएगा। मूडी जो है भारत की रैंकिंग किया है, बाथरी रैंकिंग, इसके कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉरेन करेंसी इशूअर होती है। तो BAA3 याद रखिएगा, ये मूडी ने रैंकिंग किया है, ये इसकी रैंकिंग है जिसके कारण आपके कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री की इन्वेस्टमेंट सब चीजें दर्शाती है। रशियन फोर्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय की है यूक्रेनियन ड्रोन को, जो यहाँ पे चीजें आई हैं। तो ब्लैक सी, मॉस्को, इसमें कहीं ना कहीं इश्यू निकल के आ रहा है, आपको कई बार ये चीजें मैं बता चुका हूँ। इर्तिश रिवर यहाँ पे देखेंगे, हर बार एक रिवर कवर कर दी जाती है। तो ये रिवर जो है रसिया की रिवर है और चाइना, कजाकिस्तान इन जोन से बहती हुई आती है। चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ओब, जो ओब रिवर है यहाँ पे, ओब माउंटेन भी है, तो इसी रिवर की चीफ ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। लॉन्गेस्ट रिवर इन वर्ल्ड भी मानी जाती है ये, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये चीजें ओब रिवर को मानी जाती है, जो कि अगर ट्रिब्यूटरी के रेंज में हम देखा जाए तो ये चीजें निकल के आती हैं। रिवर सोर्स की अगर बात करी जाए तो ये लाई करती है कहाँ पे, मंगोलिया, तो ये मंगोलिया से भी निकलती है, मंगोलिया वाले रीजन को भी कवर करती है। अल्ताई, जुंगारिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ झिंजियांग, चाइना, तो ये यहाँ से बॉर्डर करते हुए मंगोलिया को निकलती है। इर्तिश की बात करी जाए यहाँ पे मेन ट्रिब्यूटरी है क्या क्या है, टबोल है, डेम्याका है, इसीम। ओब इर्तिश सिस्टम जो है, जो दोनों रिवर सिस्टम है यहाँ पे, ये फॉर्म करते हैं मेजर ड्रेनेज बेसिन इन एशिया, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेस्टर्न साइबेरिया, अल्ताई माउंटेन, और जो माउथ है ये रिवर जाकर के मिलती है, याद रखिएगा, ओब रिवर में जाकर के मिलती है, ऑन नहीं, ओब रिवर है ये, ओब रिवर। अब इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी देख लिया जाए, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना। अब देखिए, यही इर्तिश रिवर की मैं बातें कर रहा हूं, जो कि क्या चीजें हैं, आप देखिए निकल के आ रहा है चाइना से, थोड़ा मंगोलिया के पास से निकल के आ रहा है, तो ये रीजन ये कंट्री को भी कवर कर रहा है, और यहाँ पे जाकर के ओब रीजन में जाकर के मिल रहा है। ओब की अगर बात करी जाए, कातून, बियाना, टॉम, चेतुन, केत, वाक्स, ये इसके ट्रिब्यूटरी हैं, और ये जाकर के कारासी में जाकर के मिल जा रहा है। गल्फ ऑफ ओब जो बना हुआ है वहां पर जाकर के ये मिल जाती है, गल्फ ऑफ ओब में। तो आशा करते हैं जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए ग्लोसरी कवर करते हैं। इनसेसेंट, इसका क्या मतलब होता है, निरंतर, बिना रुके ये चीजें चलती हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, सीजलेस, अनसीजिंग, कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअल, अनअबेटिंग, इंटरमिनेबल, ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है। एंटोनिम्स की बात करी जाए तो इंटरमीडिएट, ओकेजनल और स्पोरेडिक सारी चीजें दी गई हैं। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।